अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कॉल वाली अटेंडेंस रह गई थी। अटेंडेंस आपने देखी है? अटेंडेंस आपने देखी जी है? सर, वो लास्ट में आपने कहा था। नहीं, नहीं नहीं, आपने आपने कल देखी है? लास्ट में कहा था कि मैं कल देखी क्या थी कहा? सर, नहीं लगी थी। मैंने कहा है कि आपने अटेंडेंस अभी देखी है कि आपकी मार्क हुई है या अनमार्क हुई है। मेरा ये क्वेश्चन है। सर अभी तो नहीं देखी, कल अनमार्क थी। ओहो, मैं पूछ रहा हूँ अभी अनमार्क है तो मार्क कर देता हूँ। जी सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। आपने देख लिया अनमार्क है? खुदा के बंदो, पहले थोड़ा सा ना देख लिया करें कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई या नहीं हुई। आपने कहा था तो उसके ऊपर कुछ अमल हुआ है या नहीं हुआ, फिर आप बात करते हैं। जी, नहीं लगी? क्या नाम है आपका? सर लगी हुई है, मैंने पोर्टल पे चेक किया चलें, शुक्र है। है। सॉरी सर। ओके। ओके। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। ये असाइनमेंट 25 जून जो है, जैन जो है, ये इसकी डेडलाइन है। ठीक है, इसके 10 पॉइंट्स हैं। और अगर आप इंडिविजुअल करोगे तो यू विल गेट 10, और यू विल गेट मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 10। और अगर आप ग्रुप में करना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 मेंबर्स के ग्रुप हो सकता है। उस केस में आपको मैक्सिमम आपके पॉइंट्स में है वो 8 मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे इसके 10 पॉइंट्स ही होंगे, लेकिन आपको 8 में से मैक्सिमम मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम आप 8 गेट कर सकते हैं। तो यू विल लूज 2 मार्क्स इन केस ऑफ अगर आप ग्रुप में ये असाइनमेंट करते हो। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि इन दिस प्रोजेक्ट यू विल इम्प्लीमेंट एन इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम वेयर कार्स अराइव एट वन वे ओनली टनल। एक टनल है जो कि वन वे है। ठीक है, या तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है वो एट अ टाइम ट्रैफिक जा सकती है। आपने क्या करना है, योर प्रोग्राम शुड इन्फोर्स द रिक्वायरमेंट दैट ओनली एट मोस्ट एन कार्स इन वन डायरेक्शन कैन गो थ्रू द टनल एट टाइम। ठीक है, तो एन कार्स जो है वो एक डायरेक्शन में, एट मोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैक्सिमम जो है वो एन कार्स एक डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू लर्न मल्टी थ्रेडिंग विद लॉक्स एंड कंडीशन वेरिएबल्स। ओके, तो ये मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस, ये हमने लॉक्स देखे हुए हैं, सेमाफोर, जिसमें आप जो है वो वेट और सिग्नल जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन बनानी है आपने। थ्रेड्स कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो आपने बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है कैसे है। यू नीड टू हैव वेरिएबल्स फॉर ट्रैफिक लाइट्स ऑन बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। लाइट्स कैन बी रेड और ग्रीन ओनली। तो उसके जो टनल टनल के जो बेसिकली दो एंड्स होंगे, एक को हम नॉर्थ एंड कह रहे हैं और एक को हम साउथ एंड कह रहे हैं। तो नॉर्थ एंड के ऊपर भी रेड या ग्रीन लाइट होगी, और इसी तरीके से साउथ साउथ डायरेक्शन में भी रेड या ग्रीन लाइट होगी। ओके, तो अगर तो लाइट्स टर्न्स रेड, अगर तो एक साइड पे, चाहे वो नॉर्थ साइड हो चाहे वो साउथ साइड हो, वहां पे अगर लाइट जो है वो रेड है, तो वी कांट, यू शुडंट अटेम्प्ट टू एंटर द कार इनटू द टनल। ओके, तो आपने उसमें से कार नहीं गुजारनी। अदरवाइज आपने एन कार्स जो है वो अलाउ करनी है कि वो एंटर हो जाएं और लीव द टनल। जब एन कार्स जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, ठीक है, फिर दूसरी डायरेक्शन से आपने उसको एन एन कार्स जो है वो आपने गुजारनी है, एंड सो ऑन। तो ये किस तरह से होगा, जब भी जिस डायरेक्शन में लाइट ग्रीन होगी उस डायरेक्शन में एन कार्स जो है मूव करना शुरू कर देंगी। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करेंगी या साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में करेंगी, जिस साइड से भी लाइट जो है वो ग्रीन होगी। ओके, सो और यू मे हैव वन, इस इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये कर सकते हो कि हर कार के लिए आप जो है वो एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो
जितनी कार्स आप लेके आना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, उतने थ्रेड्स आप क्रिएट कर लें, ठीक है। तो कार शुड अराइव एट अ रैंडम टाइम विद एन एवरेज इंटरवल ऑफ 60 सेकेंड्स, ठीक है। मीन्स के जब भी कोई कार नई एंटर होगी सिस्टम में, वो 60 सेकेंड्स के बाद होगी। 60 सेकेंड्स के बाद का मतलब ये है कि एक रैंडम टाइम होगा, ठीक है। तो 0 से 120 के दौरान दौरान तो आपने 1 से या 0 से 120 के दौरान जो है ना, आपने एक रैंडम टाइम सेलेक्ट करना है। वो 20 भी हो सकता है, वो 60 भी हो सकता है, वो 80 भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है। उतने सेकंड्स के बाद आपने टाइम जो कार है वो क्रिएट करनी है। तो रैंड का फंक्शन, इसके लिए आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं कि आप एक रैंडम नंबर जनरेट करें और उतने सेकंड आप स्लीप करें, और आपने एक फॉर का लूप लगाया हुआ है जिसमें वो सिंपल थ्रेड्स क्रिएट कर रहा है। कितने थ्रेड्स क्रिएट करने हैं? फॉर एग्जांपल m थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो m अगर थ्रेड्स आपने क्रिएट करने हैं टोटल, m जो है वो 10 हो सकता है या 100 हो सकता है। अगर 100 आपने थ्रेड्स जो है क्रिएट करने हैं 100 कार्स के लिए, तो एक थ्रेड आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपने रैंड का फंक्शन यूज करना है, उतने सेकंड आपने स्लीप करना है, फिर आपने दूसरा थ्रेड जो है वो क्रिएट कर दिया। सॉरी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, कार्स क्रिएट करते जाना है। अब कार्स की आपने डायरेक्शन सेट करनी है। जो भी रैंडम कार आप सेलेक्ट करोगे, या तो वो नॉर्थ टू साउथ जाएगी या साउथ टू नॉर्थ जाएगी। ओके, तो दो आप क्यूज बना सकते हैं कि जो भी आप नई कार क्रिएट करें, नॉर्थ टू साउथ आपने क्यू में पुश करनी है या साउथ टू नॉर्थ क्यू में पुश करनी है। ये आपकी अपनी चॉइस है, ये भी आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज टेक काउंट ऑफ द कार्स टू लीव द एंटर, ठीक है। आपने जिस डायरेक्शन में भी आपने ग्रीन लाइट करनी है, एक डायरेक्शन में ग्रीन होगी, दूसरी ऑब्वियसली दूसरी में रेड होगी। तो जिसमें ग्रीन होगी लाइट जिस डायरेक्शन से, उसमें आपने एटमोस्ट आपने कितने थ्रेड्स, कितनी कार्स एंटर करनी है? एन कार्स। तो एन भी एक वेरिएबल है और एम भी एक वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आपने जो है दो वेरिएबल्स जो है वो कमांड लाइन से पास करनी है, एक होगा एम और एक होगा एन। एम जो है वो टोटल कार्स है इन योर सिस्टम, टोटल कार्स एम। अगर 100 है एम, तो एम यहाँ पे आप 100 पास करेंगे। एन जो है वो फॉर एग्जाम्पल 5 लेते हैं कि आप 5 कार्स जो है वो एटमोस्ट एक डायरेक्शन में पास कर सकते हो। तो दो वेरिएबल्स आपने कमांड लाइन से लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने इस तरह से क्रिएट करते ना कार्स, ठीक है, तो एक कार जो है वो दूसरी कार को 5 सेकंड के डिस्टेंस से फॉलो कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार आपने क्रिएट की, फिर आपने रैंडमली नंबर सेलेक्ट किया, वो सेलेक्ट हो गया 1। तो 1 के केस में आपने उसको फर्दर 4 सेकंड के लिए उसको वेट कराना, फिर आपने उसको फॉलो अप करना है। तो हर कार के बाद दूसरी कार जो है वो 5 सेकंड के साथ उसको फॉलो कर रही होगी, ठीक है। तो इसको भी आप स्लीप के फंक्शन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय द एम कार्स इन बोथ डायरेक्शंस टुगेदर। तो आपने क्या करना है, आपने आउटपुट करना है टोटल टाइम कि एम कार्स को दोनों डायरेक्शन में मूव करते हुए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो आपने एम पास करने हैं और एन पास करना है, ठीक है। दो पैरामीटर्स पास करने हैं। एम जो है वो टोटल कार्स हैं, ठीक है, और एन जो है वो नंबर ऑफ कार्स हैं जो कि एक डायरेक्शन में एट अ टाइम मूव करेंगे एट मोस्ट। तो आप इसको सी प्लस प्लस में कोड कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सी प्लस प्लस में कोड करें इसको। सैम्पल डॉट सीपीपी आपने एक फाइल बनाई है, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से कंपाइल कर सकते हैं यूजिंग कमांड लाइन। ये जी प्लस प्लस कंपाइलर है सी प्लस प्लस का, ये बेसिकली उसका वर्जन है। ये अगर आप ये वाला फ्लैग नहीं भी देते तो ये आपका कोड जो है वो कंपाइल हो जाएगा। तो जिस जी प्लस प्लस आप लिखेंगे, उसके बाद आप फाइल का नेम देंगे, उसके बाद डैश एलपी थ्रेड है। ये डैश एलपी थ्रेड क्या चीज है? ये बेसिकली फ्लैग है। अगर आप कोई मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाते हो, तो कंपाइलर को आप बताते हो कि भाई ये एप्लीकेशन जो है ये मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, लिहाजा इसको कंसीडर करके आपने इसको कंपाइल करना है। ओके, तो जब आपने ये वाला कोड इसका बेसिकली आपने सिंपल क्या करना है, एक cpp.cpp फाइल बनानी है जो कि प्रोग्राम होगा आपका, जिसमें ये सारी की सारी लॉजिक होगी, ठीक है। तो इसमें आपने कारें बनाना नहीं शुरू करनी, सिंपल एक थ्रेड, जब थ्रेड क्रिएट हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो एक कार है, ठीक है। तो अब आपने अकॉर्डिंग टू योर लाइट, वो ग्रीन है कि रेड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने रैंडमली वो सिलेक्ट करते जाना है कि नॉर्थ साइड पे आपने ग्रीन करनी है तो ऑब्वियसली साउथ साइड पे वो रेड होगी। अगर साउथ साइड पे रेड होगी तो नॉर्थ ग्रीन होगी, तो नॉर्थ साइड पे वो ग्रीन होगी। तो जिस डायरेक्शन में आपने देखना है कि हर थ्रेड जो है वो अपनी लाइट्स पहले चेक करेगा। अगर वो लाइट चेक करता है तो वो ग्रीन है, तो वो आगे मूव कर सकता है। मूव करने का मतलब ये है, मूव करने का मतलब क्या है? मूव करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक कार जो है वो 60 सेकंड्स में टनल को लीव करती है, 60 सेकंड में। तो अगर वो 60 सेकंड्स जो है ना, आपने उसको वेट करवाना है,
वो इस तरह से आपने कंसिडर करना है कि जब उसने स्टार्ट किया, लाइट ग्रीन थी, उसने स्टार्ट किया, तो आफ्टर 60 सेकंड्स आपने अज्यूम करना है, 60 सेकंड गुजारने के बाद आपने अज्यूम करना है कि वो कार जो है वो लीव कर चुकी है टनल में से, वो टनल से गुजर गई है। ठीक है, तो आपने जस्ट ये स्लीप का फंक्शन यूज करना है और थ्रेड्स का फंक्शन जो है वो यूज करना है, तो ये आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने आपने बेसिकली क्या करना है, आपने एक रिपोर्ट लिखनी है इसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, कि आपने इस कोड को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया और फंक्शन आपके किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम 2 पेज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, और इसमें जो आपका कोड किस तरह से वर्क करेगा उसका एनालिसिस वगैरह ऑब्जर्वेशन आपने देनी है। ओके, तो आपने मुझे सर सबमिट क्या कोड करना है, सर आपने कोड मुझे को क्या पेपर पे लिखना है, कि लाइक पेपर पे लिख के एक्सप्लेन करने के ईच नहीं नहीं लाइन नहीं को? नहीं, वो तो आपने कोड तो आपके पास लिखा होगा ना, आपने कोड के बारे में बताना है कि आपका कोड किस तरह से चलता है। ठीक है, आपका कोड जो है उसमें कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, उसकी आपने बेसिकली थ्योरेटिकल 2-3 पैराग्राफ में आपने उसकी आपने ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस देना है कि आपका कोड किस तरह से काम कर रहा है। ओके, ठीक है सर। वन वन जिप फाइल आपने देनी है मुझे इसमें, जिसमें सारा का सारा सोर्स कोड होगा जो कि sample.cpp होगी फाइल। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है जो कि आपने इसके ऊपर लिखी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनानी है, छोटी सी वीडियो बनानी है, जिसमें आपने अपना कोड जो है वो दिखाना है स्क्रीन, मतलब जैसे मैं ये आपको सामने ये आप जूम की एक मीटिंग क्रिएट कर लें, उसके ऊपर फिर आप अपना जो है ना sample.cpp जो है ना ये नोट पैड प्लस प्लस में ओपन कर लें और इसको एक दफा इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके दिखा दें कि सर ये मेरा कोड है, इसमें ये फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 30 सेकंड्स में ये दिखा देना है कोड। ठीक है, तो आपने इस कोड का जो है ना वो इस तरह से 10 सेकेंड स्टिल भी देनी है आपने, इस तरह से आपने कोड रखना है 10 सेकेंड्स के लिए। फिर अगर भी नेक्स्ट पेज है तो आपने इस तरह से लिखना है 10 सेकेंड्स के लिए एंड सो, ताकि आपके कोड को वीडियो के थ्रू रीड किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना उसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने की भी वीडियो दिखानी है आपने, फिर इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आएगी उसकी भी आपने वीडियो बनानी है, और फिर आपने वो सोर्स कोड, रिपोर्ट और वीडियो इन सबको आपने कंप्रेस करना है और वो जिप फाइल जो है वो आपने सर इसका अपलोड टाइम करना कब तक है? 25 ओके, तो ये मैंने अपलोड कर ओके दी है, सर। आप इसको समझें, इसको रीड आउट करें और इसके ऊपर काम शुरू कर दें। तो आपके पास जो है वो 25 डेज है। ठीक है, एक डे के पेनल्टी के साथ 10% पेनल्टी होगी। ठीक है, तो आप लेट सबमिट कर सकते हैं, मीन्स 26 को अगर आप सबमिट करते हैं तो एक 10% आपके कट देंगे, उसके बाद नो एक्सेप्टेड। ओके, ओके, सो ओके सर। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मेन मेमोरी। लास्ट लेक्चर में किसी का क्वेश्चन हो? सर सेगमेंटेशन थोड़ी सी रिकैप कर दें। उसी के ऊपर ही हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, so let's discuss about segmentation is a technique in which we use non-contiguous memory allocation। ठीक है, तो सेगमेंटेशन जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट कर सके किसी भी प्रोसेस को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि लेट्स डिस्कस अबाउट सेगमेंटेशन। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ पेंट के ऊपर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि सेगमेंटेशन जो है ना एक्चुअल में है क्या। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेगमेंटेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस को हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है, ये सेगमेंट नंबर 4 है, ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है, ये सेगमेंट 4 है। ये 0 0 से ये एड्रेस जो है इसका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, पहला भी 0 है, दूसरा भी 0 है। ठीक है, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट का मतलब ये है कि इसमें 8 बिट्स हो सकती है। कोई बता सकता है कि अगर 8 बिट्स हों तो कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं? सर 1 बाइट को कैसे?
8 सर बिट्स हो, चले मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 2 बिट्स हो तो कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं? मेमोरी का साइज क्या होगा? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। चले मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हमारे पास 2 बिट्स हैं, ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 4 4 कैसे आया? 2 की पावर 2 ली। 2 के 2 पावर की पावर 2 ली, तो 2 की पावर ली, अगर हमारे पास 2 बिट्स हैं तो हम 2 रेज़ पर 2 बाइट्स मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं, यानी कि 4 बाइट्स को एड्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 8 बाइट्स हैं तो फिर आप कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं? 2 2 की रेज़ पर पावर 8। 8। 2 रेज़ पर 8 कितना होता है, किसी को पता है? सर 64 वाह जी वाह, 256 सर 256। हाँ वो मैंने लिख दिया, 256 बाइट्स। तो अगर ये 2 हेक्साडेसिमल डिजिट हैं, ये कैसे पता चला कि ये हेक्साडेसिमल डिजिट है? अगर तो अगर तो मैं सर यहाँ पर 4 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 00, सपोज, ये किस बेस में है, बता सकते हैं आप? या मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ 10, इसका क्या मतलब, ये किस बेस में है, अभी बता सकते हैं ये किस बेस में है? बेस 0 में है, बेस 2 में है, बेस 5 में है, बेस 8 में है, बेस 10 में है, बता बेस 2 सकते है। सर ये बेस बेस 2 है। 2 में हैं? बेस 2 में भी है और और बेस बेस 10 2 में भी में है, भी है, 10 सर में बेस भी है। 10 में भी है 10 में भी है। बेस 3 में है। तो ये सर जो आई नंबर गेस है, अगर ये नंबर जो है वो एम्बिगुअस है कि ये किस बेस में है। बेस सर ये 3 में बेस जो है, 10 बेस 3 में नंबर जो है वो जीरो से जीरो जीरो भी हो सकता है, उसमें 1 भी हो सकता है, 2, ये सारे के सारे डिजिट जो है इससे नंबर बनाया जा सकता है। तो ये बेस 3 में भी है, ये बेस 4 में भी है, ये बेस 5 में भी है, ये बेस 2 में भी है, ये बेस 6 में भी है, एंड सो ऑन। तो ये पता ही नहीं है कि किस में नंबर किस बेस में है। तो अगर अगर किसी नंबर के साथ हम 0 क्रॉस लिखते हैं ना, ये इस तरह से, तो याद रखिएगा वो नंबर जो है जो हमेशा बेस 16 में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, हेक्सा डिजिट्स हैं। हेक्सा डिजिट का मतलब ये है कि एक डिजिट जो है ये 4 बिट्स का है। तो इनफैक्ट जो 1 है ये इनफैक्ट ये ऐसे है, 0001, और ये जो 0 है ये भी एक हेक्सा डिजिट है। तो इनफैक्ट ये नंबर ऐसे है 0000, अगर बाइनरी की बात करें तो, बेस 2 की बात करें। सर ये ओके, 0x क्या रिप्रेजेंट करता है? 0s 0x क्या कर रहा है रिप्रेजेंटेशन? मल्टीप्लाई कर रहा है वो 0 0x जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये बता रहा है कि ये जो नेक्स्ट नंबर लिख रहा हूं मैं, ये बेस 16 में है, ये बता रहा है। अगर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर 10 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने अज्यूम करना है कि ये बाय डिफॉल्ट बेस बाइनरी 10 में होता है, बाय डिफॉल्ट बेस 10 में होता है बाय डिफॉल्ट। अगर ये नंबर बेस 2 में है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये बेस 2 में है, अगर ये बेस 3 में है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये बेस 3 में है, अगर ये बेस 10 में है, 7 में है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये बेस 7 में है, ठीक है। तो ये इस तरह से, क्योंकि बेस 2 में इस नंबर का मतलब डिफरेंट है, बेस 2 में इसका नंबर का मतलब जो है, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पहले डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई रेस पर 0 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और प्लस दूसरे नंबर को 2 रेस पर 1 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। अगर हम बेस 3 की बात करें तो यही नंबर बेस 3 में डिफरेंट हो जाएगा। वो कैसे? पहले नंबर को 3 रेस पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे नंबर को 3 रेस पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 3। उसका मतलब होगा बेस 3 में 3। समझ आइए, तो ये इस जी तरह से है। सर। तो मैंने आपको कहा था कि आप ये चीजें देख के आइएगा, लेकिन मजाल है किसी स्टूडेंट्स ने वो चीज देखी हो, ठीक है। आपको वो कन्वर्जन मुझे सिखाना पड़ रही है, सर ये तो वरना पहले भी पढ़ी हुई है हमने। आती नहीं नहीं है सर, ना, आ, कन्वर्जन तो आती हैं। आपको आती नहीं है। तो लेकिन हमने वो पढ़ी है, 8 और वो 16 जैसे बेसिक होती है ऑक्टल। सर ये तो 10th क्लास में कंप्यूटर में पढ़ी थी मैंने। मैंने आपको कब डिनाई किया कि आपने ये नहीं हमें पढ़ी? पता नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको आती नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सर आपने आती पढ़ी हैं। नहीं है।
ठीक है, आपको नहीं आती, नहीं आती आपको, मैं बता तो सर रहा हूँ। रिवाइज हो गई है बेबी कर। चलें, अगर आपको आती है तो ये बताओ कि ये बेस 3 है। आने का मतलब और होता है, वो आपको नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूँ, जब टीचर कह रहा है नहीं आती तो फिर नहीं आती। ये है 0 0 एक नंबर है, ठीक है, बेस 3 में बात करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 0 1, नेक्स्ट नंबर है 0 2, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? आंसर बताओ। ये मैं काउंटिंग कर रहा हूँ बेस 3 में, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? जैसे 1 0 1 2 3 सर 4 5 6 सर 7 8 इसके 9 अंदर 10। अब आ जाएगा 10, सर 10 आ जाएगा। अच्छा, और किसी का आंसर? तो दोबारा 0 0 से चलेगा। दोबारा 0 0 से चलेगा, 1 0 आएगा। और तो आपको मैंने जैसे कहा था ना, 10 आपको मैंने कहा था ना कि आपको नहीं आती, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने बताया कि 1 0 आएगा, बस उसका आंसर सही है। बाकी सारे 30 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, 30 में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, ठीक है। तो अगर 15 स्टूडेंट्स को आती होती तो मैं कहता कि सर आपको आती है, एवरेज स्टूडेंट्स 15, तो 30 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास ले रहे हैं, अगर उसमें से एक को आता है तो इसका मतलब है किसी, मतलब क्लास को नहीं आता, मैं कह सकता हूँ क्लास को नहीं आता। इसका मतलब यही है ना कि जी सर। 98% स्टूडेंट्स को नहीं आता। तो आना और चीज होती है, पढ़ना और चीज होती है। हमने पढ़ा था, मैंने ये कहा था आपको कि रिवाइज करके आए इसको और इसको समझ के आए। ये आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होना जी चाहिए, मैंने आपको ये बातें कही, ठीक है, ये फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए आपको। तो जी फॉर सर। एग्जाम्पल, अगर ये बेस 16 में है तो हम 0x लिख रहे हैं साथ, इसके मतलब ये 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। हेक्साडेसिमल का डिजिट ये है कि ये 8 बिट्स का नंबर है, ये 8 बिट्स का नंबर है। तो जो लास्ट एड्रेस होगा फॉर एग्जाम्पल वो होगा FF। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल पहला जो सेगमेंट है उसका साइज है फॉर एग्जाम्पल 4 बाइट्स। उसका साइज क्या है? 4 बाइट्स सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो एंडिंग एड्रेस होगा वो क्या होगा? 0 0 0 1 0 2 और 0 3। तो इसका जो एड्रेस होगा एंडिंग वो 0 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 4 लिख लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली नेक्स्ट जो स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस है वो 0 4 है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल इसकी 8 बाइट्स हैं इस ब्लॉक के। तो आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका फाइनल एड्रेस क्या होगा? इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 0 4 है, 8 बाइट्स इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर इसमें 8 ऐड करें तो क्या बनता है? सर 1 1। 4 में 8 ऐड करें तो क्या बनता है? सर 4 में 8 ऐड करें तो 12 बनता है, लेकिन यहाँ पे डबल 1 नहीं आ जाएगा। हेक्साडेसिमल है। हेक्सा में 12 को क्या कहते हैं? चले बताएं 10 को क्या कहते हैं? कहते हैं सर सी। सी तो यहाँ पे C आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0C। 0C। अब फॉर एग्जाम्पल ये 16 बाइट्स का है, अब इसमें 16 ऐड करना है आपने, 0C में आपने 16 ऐड करना है। तो बताएं आंसर क्या आएगा? सर मेरा एक सवाल है। पहले मेरे सवाल का आंसर दो ना। ओके ओके। बताओ ना, इसका आंसर क्या आएगा? C में अगर सर 6 ऐड करें क्या बनता है? सर 1C। 18 बनता है। C में अगर 6 ऐड करें तो क्या बनता है? सर 18 बनेगा। 18 लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 18 सर 18 आएगा। 18 का 18 का बेसिकली 18 का रिमाइंडर लेंगे 2 16 के साथ तो आएगा बेसिकली 2। तो सर तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे तो लिखेंगे, आई सर। आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा और 1 और 1 ऐड होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2। तो ये इस तरह से जो लास्ट ब्लॉक होगा उसका साइज ये है, उसका साइज ये है, ठीक है। तो आपने मुझे इसका साइज बताना है कि इसका साइज क्या है। अब मैंने तो रिवर्स क्वेश्चन कर दिया कि फाइनल एड्रेस ये है और स्टार्टिंग एड्रेस ये है, इसमें से ये माइनस करना है। तो जो आएगा वो इसका बेसिकली साइज होगा उतने बाइट्स का, ठीक है।
तो आपने मुझे इसका आंसर देना, ये अभी अब कोई भी स्टूडेंट मुझे बाद में बता दे। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, उसका टोटल साइज बता सकते हैं? इसका प्रोसेस का टोटल साइज क्या है? कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है इसका प्रोसेस का टोटल साइज क्या है? डबल डी। अभी निकाला भी है, इसी पेज के ऊपर है, इसी पेज के ऊपर इसका आंसर भी है। इस प्रोसेस का टोटल साइज क्या है? 56। 256 ये लिखा हुआ। तो इसका 256 साइज है, तो 4 बाइट्स इसने ले लिया, 8 बाइट इसने ले लिया, 16 बाइट इसने ले लिया, इनको ऐड करेंगे तो ये बेसिकली 28 बाइट्स बनेंगे। 256 में से 28 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 250 228 28 बाइट्स जो है वो इसके होंगे। तो ये हमने इसको चंक्स में डिवाइड कर दिया प्रोसेस को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो टेबल फिल करते हैं, ठीक है। टेबल किस तरह से फिल होगा? इसके लिए जो सेगमेंट टेबल होगा, ठीक है, हमने इसको मेमोरी में सेव करना है। ये बेसिकली इसकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, इसको हमने रैम में सेव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैम में इसको सेव करने के लिए थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ रेजर पे यूज कर लें सर। ओके, सो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मेमोरी बना रहा हूँ, रैम। रैम हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, यहाँ पे डिफरेंट चंक्स लोडेड है। तो रैम में एक्चुअली ये जो S1 है वो यहाँ पे लोड है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस सपोज AB है, ठीक है। और चूंकि ये 4 बाइट्स तक है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो BCDEF आ जाएगा, तो ये 0AF तक चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम S2 की बात करें, S2 यहाँ पे इंस्टॉल है, यहाँ पे लोड है मेमोरी में, ठीक है। इसका कोई एड्रेस है DF के नाम से। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मैं लास्ट फाइनल एड्रेस नहीं लिख रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। S3 की बात करें, S3 यहाँ पे लोड है और S4 जो है वो यहाँ पे लोड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस एड्रेस की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एड्रेस जो है वो 100F है सपोज, ओके। अब हम किस तरह से फिलअप करेंगे टेबल को, सेगमेंट टेबल को किस तरह से फिलअप करेंगे? सेगमेंट टेबल को कुछ इस तरह से फिलअप करेंगे कि जो सेगमेंट नंबर 1 है वो बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे, यहाँ पे उसका बेस एड्रेस लिखेंगे और आगे उसका लिमिट लिखेंगे। तो सेगमेंट नंबर 1 का मुझे बताएं कि बेस एड्रेस क्या है? सेगमेंट नंबर 1 का बेस एड्रेस है ये 0AB। इसकी लिमिट क्या है? 4 बाइट। AF 4 बाइट। तो सेगमेंट का जो है ना वो 4 बाइट्स हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हमने लिमिट को भी साइज में लिखना है, ये हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम S2 की बात करें तो S2 जो है उसका बेस एड्रेस क्या है? S2 का बेस एड्रेस ये है, तो S2 का बेस एड्रेस है BF, और S2 को जो है ना उसकी बाइट्स हैं 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। S3 की बात करें तो S3 का एड्रेस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 का आएगा, यहाँ पे 2 का आएगा, यहाँ पे 3 का आएगा, यहाँ पे 4 का आएगा, ठीक है। S4 जो है वो कहाँ पे? 0F के ऊपर S4। S3 कहाँ पे है? AF के ऊपर। और S4 जो है उसका साइज क्या है? उसका साइज है 256 और 228 सर 228 है। हाँ 228 है बेसिकली। तो ये 228 को बेसिकली जब हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये 2 डिजिट्स में आएगा, तो इसका कोई ना कोई नंबर बनेगा, यहाँ पे वो हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 228 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके। तो ये अभी मैंने इसको किसमें लिखा है? डेसिमल में लिखा है। अगर हम 16 बाइट्स की बात करें तो 16 बाइट्स जो है वो हेक्साडेसिमल में इस तरह से लिखते हैं 10, ये है 16, ठीक है। तो ये S3 का जो साइज है वो 16 है, 16 बाइट्स विच इज 10 इन हेक्साडेसिमल। 16 जो है अगर हम ये डेसिमल में है, इसको अब 16 में बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 बनेगा, ठीक है। ओके,
तो ये मैंने टेबल फिल कर लिया। ओके, अब मैंने इसका कोई भी लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट करना है, मैंने कोई भी एड्रेस जो है इसका एक्सेस करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो इसका सेगमेंट नंबर देना पड़ेगा कि मैंने सेगमेंट कौन सा एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सेगमेंट सेकंड एक्सेस करना है, और सेगमेंट सेकंड एक्सेस करना है तो उसका मैंने जो है वो उसका बेस, उसका मैंने 00 जो है ना वो सपोज एड्रेस एक्सेस करना है। सेगमेंट नंबर 0 का, सेगमेंट नंबर 2 का जो 00 एड्रेस है वो बेसिकली ये है, ये 00 है, ये 01 है, ये 10 है एंड सो ऑन। ओके, तो हर सेगमेंट जो है वो इटसेल्फ 0 से स्टार्ट होगा, हर सेगमेंट, ठीक है। और उसका जितना भी साइज होगा वहां तक जाएगा। उसका साइज है 0x4 पहले का, यहाँ पे 04 लिखा होगा। सेगमेंट नंबर 2 है, उसका 08 है, 08 साइज है, ये 08 तक जाएगा। 00 से ये 08 तक जाएगा एंड सो ऑन। तो हर सेगमेंट जो है वो इटसेल्फ 0 से स्टार्ट होगा और उसका साइज तक जाएगा, ठीक है। अब मैंने अगर ये सेगमेंट नंबर 2 एक्सेस करना है और उसका 00 एड्रेस एक्सेस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बेस टेबल पे जाऊंगा। बेस टेबल के ऊपर मैं सबसे पहले इसके 0 सेकंड इंडेक्स पे जाऊंगा, सेकंड इंडेक्स पे चला गया, वहां पे जो बेस एड्रेस है वो मैं पिक करूंगा, वो मैंने पिक कर लिया, ठीक है। और उसमें ये 00 चेक करूंगा पहले कि ये लिमिट से छोटा है। अगर तो ये लिमिट से छोटा है तो यस, ये एक वैलिड एड्रेस है। इसको मैं फिर इसमें ऐड करूंगा 00 को, इसमें जब 00 को मैं ऐड करूंगा तो आंसर जो है वो BF ही आएगा। और मैं मेमोरी के BF एड्रेस पे चला जाऊंगा, तो मेमोरी का BF एड्रेस ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो बाइट पड़ा होगा वो S2 का स्टार्टिंग बाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे A लिखा होगा, तो हम उस एड्रेस पे मेमोरी में चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मैंने सेगमेंट नंबर 3 के 4th एड्रेस पे जाना है, तो सेगमेंट नंबर 3 के 4 एड्रेस पे कैसे जाऊंगा, यहाँ पे सेगमेंट टेबल में जाऊंगा, थर्ड इंडेक्स पे जाऊंगा, वहां पे जो बेस एड्रेस होगा वो पिक करूंगा। बेस एड्रेस है मेरे पास AF, ठीक है। और ये जो 04 है ये चेक करूंगा कि क्या 04 जो है ये इससे छोटा है, यस 0 क्रॉस से छोटा है, तो इसमें 04 जो है वो ऐड कर दूंगा। जब 04 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, ये बन जाएगा B, ठीक है। तो मेरे पास एड्रेस बन जाएगा B3। B3 कहाँ पे आएगा, B3 बेसिकली हमारे पास जो है वो सेगमेंट नंबर 3 के यहाँ पे एड्रेस में, यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम जो है वो चेक करते रहेंगे कि हमारा एड्रेस जो है वो वैलिड है कि नहीं है। कुछ समझ आइए आपको, कुछ ना कुछ। यस सर। ओके, सर तो इसी Yes, तरीके से sir. आप देख सकते हो कि CPU जो है वो सेगमेंट नंबर देगा और सेगमेंट नंबर का आगे ऑफसेट देगा। ऑफसेट का मतलब ये है, वो बताएगा कि इस सेगमेंट की मैंने कौन सा बाइट एक्सेस करना है, मैंने 0th बाइट एक्सेस करना है, मैंने सेकंड बाइट एड्रेस करना है, मैंने थर्ड बाइट एक्सेस करना है, या सो ऑन। तो सबसे पहले हम सेगमेंट नंबर जो है उसके ऊपर जाएंगे, सेगमेंट टेबल के उस इंडेक्स पे जाएंगे, वहां पे जो लिमिट होगा, जो सेगमेंट नंबर है, ठीक है, वो उसका बेसिकली वो जो लिमिट है, लिमिट में क्या है, लिमिट में साइज पड़ा हुआ है। तो जो डी है ऑफसेट है वो लिमिट से छोटा होना चाहिए, जिस तरह के हम पीछे चेक कर रहे थे। जो डी है ऑफसेट ये लिमिट से छोटा होना चाहिए, अगर छोटा है तो यस, फिर हम बेस इसमें ऐड कर देंगे और उस एड्रेस पे चले जाएंगे मेमोरी में। अगर ये छोटा नहीं है इसका मतलब कोई उस सेगमेंट का इनवैलिड एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं तो ट्रैप आएगा वहां पे। तो ये थी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हम इस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या है, सेगमेंटेशन का इशू ये है कि सेगमेंटेशन में आपके पास वही वाले इश्यूज कि अगर आपके पास इस तरह से चंक्स बनते जा रहे हैं, कोई चंक छोटा बनता जा रहा है, कोई चंक बड़ा जानता जा रहा है, ठीक है। और जितने ज्यादा चंक्स बनते जा रहे हैं, अगर आप बेस्ट फिट की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, या वर्स्ट फिट की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप सबसे पहले जब भी आपने कोई सेगमेंट एलोकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक नया प्रोसेस आया है P3, उसको 4 सेगमेंट्स चाहिए, तो उसका साइज मेंशन करेगा कि मुझे एक सेगमेंट के लिए 0.5 KB चाहिए, दूसरे सेगमेंट के लिए मुझे 1.5 KB चाहिए, तीसरे सेगमेंट के लिए 2 MB चाहिए, चौथे सेगमेंट के लिए मुझे 1 GB चाहिए। वो अपने सेगमेंट्स के साइजेस भी बताएगा। अब उसके अकॉर्डिंगली पहले इसके लिए चेक करेंगे, पूरा का पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। बेस्ट फिट स्ट्रेटजी है, तो पहले हम देखेंगे अच्छा इसके लिए कौन सा ब्लॉक एलोकेट करें। तो आप कहेंगे कि इसके लिए ये वाला ब्लॉक H1 ब्लॉक एलोकेट करते हैं, इसके लिए जी
H2 एलोकेट कर दें, इसके लिए जी H3 एलोकेट कर दें, इसके लिए जी H4 एलोकेट कर दें, तो होगा क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पे n चंक्स हैं, n होल्स हैं, n जो है वो 100 भी हो सकता है, तो इसकी आप बता सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ n? सर n into number of chunks, नंबर ऑफ चंक्स हैं 4। क्योंकि हर चंक को उसने n दफा वो करना है। एग्जैक्टली फोर तो हमें 400 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है 400 कि एक पहले चंक को मैक्सिमम, अगर मैं फॉर एग्जांपल सारे के सारे चंक्स को मैं इस तरह से इवैल्यूएट कर रहा हूँ, कौन सा होल अवेलेबल है, फिर कौन सा होल अवेलेबल है तो इसके लिए ये बेस्ट फिट है कि नहीं है, तो उस सबसे में स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए मुझे, अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ तो यू नो कि सॉर्टिंग जो है वो n log n में होती है, तो n log n का मतलब ये है कि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका log बेस n लेंगे तो विच इज 7, तो 700 तो इसकी कम्प्लेक्सिटी है सॉर्टिंग करने की, उसमें से फिर एक को चूज करके देंगे, अच्छा ये तुम्हारे लिए बेस्ट ये है, और यही स्ट्रेटजी दूसरे के लिए यूज होगी, तीसरे के लिए यूज होगी, तो इनफैक्ट जो है वो आपको 2800 टाइम्स कंपैरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 700 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 आएगा, तो इनफैक्ट आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। तो दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशन विद द सेगमेंटेशन। तो हम क्यों ना ऐसे नहीं कर, ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि हम जो है वो मेमोरी को, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को और फिजिकल एड्रेस स्पेस को इक्वल चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप कहते हैं कि हम ना एक मेमोरी रैम को ना इक्वल चंक्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 KB का एक चंक है, हर चंक का जो साइज है वो 1 KB है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर जरा ध्यान से इसको समझिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग मेमोरी मैनेजमेंट। ये 1 KB का जो है वो इस तरह से है। तो टोटल हमारे पास जो इसमें जो रैम है, ये मैं रैम की बात कर रहा हूँ, तो रैम में कुछ पार्ट्स जो है, कुछ जो एक तो पार्ट है कर्नल स्पेस, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ऑल्दो उसको भी हमने इसी तरीके से ही डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और कुछ पेजेस जो हैं इन इस एक जो हमारे पास बकेट होगा, जो एक होल होगा, इसको हम फ्रेम कहेंगे। तो रैम को हम इक्वल साइज के फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वल साइज के फ्रेम्स में उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक फ्रेम का जो साइज होगा, ठीक है, वो फिक्स होगा। तो फ्रेम साइज जो है वो इसमें हम कह सकते हैं 1 KB। अगर मेरे पास 1 MB मेमोरी है, रैम है, आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने बनेंगे अगर फ्रेम साइज ये है 1 KB? 1024 1024। तो 1 MB को 1024 1 MB को 1 KB से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप रैम साइज को अगर आप डिवाइड कर दें फ्रेम साइज से, तो आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स आ जाएंगे। तो रैम साइज जो है वो 1 MB है और 1 KB है। तो 1 MB को बेसिकली हम लिख सकते हैं 2⁻20। जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है, याद रखिएगा, अगर आप एज अर्ली एज पॉसिबल टू की पावर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको लॉग्स बेस 2 कन्वर्ट करना आता है या 2 की पावर 20 इसको कन्वर्ट करना आता है, तो यू कैन इजीली गेट द आंसर यू वांट टू फाइंड। ओके, तो इसको 1 MB को 2⁻20 कहते हैं और 1 KB को 2⁻10 कहते हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस होती हैं। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2⁻10। 2⁻10 को कहते हैं 1024। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पहला जो फ्रेम होगा, ठीक है, वो 0 फ्रेम होगा, दूसरा फ्रेम 1 होगा, तीसरा फ्रेम 2 होगा, चौथा 3 होगा, और लास्ट फ्रेम का नंबर क्या होगा? 10 होगा 1023। 102 ओके, तो इस तरह से ये फ्रेम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से रैम जो है वो हम फ्रेम साइज फिक्स कर लेते हैं और इसको नंबर ऑफ फ्रेम्स में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो हम हमारे पास एक ना इस तरह से बिट वेक्टर होता है। ये बिट वेक्टर क्या करता है? ये बिट वेक्टर का साइज भी वही होता है। बिट वेक्टर का मतलब ये है कि जितना साइज ये हमारे पास ये है, जितने हमारे पास फ्रेम्स हैं उतना साइज हमने लिया। तो पहला जो है ये इस तरह से हमने बिट वेक्टर ले लिया 1 0 2 3 तक। तो जितना साइज जितने हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उतना ही हमने बिट वेक्टर ले लिया। बिट वेक्टर का मतलब ये है कि हर इंडेक्स के ऊपर इसके ऊपर 0 होगा या 1 होगा। तो शुरू में हम सब यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि फ्रेम नंबर 0 जो है वो अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 0 है इसका मतलब ये है कि ये अवेलेबल है, ये फ्री है। फ्रेम नंबर 1 अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी फ्रेम नंबर 1 जो है वो भी अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है फ्रेम नंबर 2 भी अवेलेबल है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है फ्रेम नंबर 3 भी अवेलेबल है, फ्री है। ठीक है, तो चूंकि स्टार्ट में सारी की सारी रैम फ्री है, ठीक है, तो सारी सब यहाँ पे बिट वेक्टर जो है यहाँ पे 0 0 होगा। ओके, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा जो है वो ये है कि अगर हमें कोई भी बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट या फर्स्ट फिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे होल्स जो हैं वो इक्वल साइज के हैं, फ्रेम्स जो हैं सारे के सारे इक्वल साइज के हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपको अगर एक प्रोसेस की जरूरत पड़ी है, एक प्रोसेस जो है वो है 1 KB का, या मैं 4 KB का लेता हूँ, 4 KB का एक प्रोसेस है, तो आप उसको भी इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे। इक्वल साइज में जो फ्रेम साइज होगा वो उतना साइज ही इसका भी एक चंक का होगा। इसको इक्वल चंक्स में आप डिवाइड करेंगे। इसके चंक्स को कहेंगे पेज। जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको हम नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करेंगे, और जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है जिसकी रैम की बात कर रहे हैं उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे। फ्रेम और पेज साइज हमेशा इक्वल होगा। फ्रेम साइज और पेज साइज हमेशा इक्वल होगा। मींस फ्रेम का मतलब ये है कि ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात हो रही है, और फ्रेम की जब बात होगी इसका मतलब है कि हम फिजिकल रैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर 4 KB में एक प्रोसेस है तो आप मुझे बताएंगे कितने पेजेस बनेंगे? 4 4 KB का अगर प्रोसेस है तो अगर हम उसको फ्रेम साइज से डिवाइड कर दें, 1 KB से डिवाइड कर दें, तो आंसर आएगा 4। इसका मतलब है इसके 4 पेजेस बनेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको 4 चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल चंक्स में। क्या ये वाला जो चंक है, ये वाला जो एक चंक है, ये इसमें फिट आ सकता है? इसमें यस सर। आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज इक्वल है। इसका साइज भी 1024 बाइट्स है, इसका साइज भी। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस को अगर हमने रैम में लोड करना है तो इस प्रोसेस को कितने फ्रेम्स चाहिए? 4। इसको 4 फ्रेम्स चाहिए। इसको 4 फ्रेम्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने A लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने B लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे D लिखा हुआ है। तो A को हमने ये वाला फ्रेम एलोकेट कर दिया। फॉर एग्जांपल इसका नंबर है जी 20, तो हम 20 पे जाके यहाँ पे 1 कर देंगे। क्या अब ये एलोकेटेड है? 20 इंडेक्स पे जाके 20th फ्रेम जो है वो एलोकेटेड हो चुका है, वो अब उसको हमने यहाँ पे 1 कर दिया बिट वेक्टर में। ठीक है, याद रहे कि बिट वेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, इसको हम बिग ऑफ 1 में एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सी की बात करें तो सी को हम कोई भी जो है वो अवेलेबल जो फ्रेम है वो एलोकेट कर सकते हैं। सपोज सी को हमने ये वाला फ्रेम एलोकेट कर दिया विच इज 10, तो 10 पे जाके हम यहाँ पे भी 1 कर देंगे, यहाँ पे सी आ गया। अगर हम बी की बात करें, बी को हमने कोई 100 वाला फ्रेम जो एलोकेट कर दिया, तो सी बी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। तो जो जो फ्रेम हम एलोकेट करते जाते हैं वहां पे हम 1 1 पुट करते जाएंगे। जी जी, क्वेश्चन आपका, बोले ना आप। हाफिज, आपका क्वेश्चन था? हाफिज अब्दुल रहमान सर मेरा क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल अब जब आपने कहा कि हमारा ये वेक्टर बिट वेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगी, ठीक है, तो हमें किस तरह पता लगेगा बिट वेक्टर ऑफ 1 में फ्री है कि नहीं फ्री? क्योंकि अगर हम लोग जब ऑफ 1 में सर्च करेंगे वो फिल होगा, फिर दोबारा हम लोग किस तरह उसको जनरेट करेंगे? और अगर ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल 1 0 2 3 2 1 इसके जो वेक्टर्स हैं वो पार्ट फिल है, तो हमें पूरा वो करना पड़ेगा, राउंड लगाना पड़ेगा, या बीच बीच में अगर कोई चंक फ्री है तो इसकी वह तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n नहीं आएगी? कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि बिग हमें ऑफ n नहीं आएगी। पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। वो अभी मैं अपना नहीं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो बिग ऑफ n क्यों नहीं आएगी। इसको भी होल्ड पे रखें, अभी इसको होल्ड पे रखें। आप अज्यूम करें, आप अज्यूम करें कि ये पहली दफा, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि बिग ऑफ n है, पहली दफा में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कौन सा अवेलेबल है। क्या कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरी रैम फिल हो जाएगी? यस सर।
चलें वो वाला पॉइंट आ गया। आपने पीसी स्टार्ट किया, रैम फ्री थी, आपने प्रोसेस लोड करना शुरू कर दिया, ठीक है जी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन मान ली आपके, ठीक है। 5 मिनट के बाद रैम फुल हो गई, सब बिट्स के ऊपर 1 1 आएंगे, ऐसे ही है। यस सर। अब एक प्रोसेस है, उसको एक फ्रेम एलोकेट करना है, ठीक है, क्या करेंगे? सब एलोकेट ही नहीं होगा, स्वैपिंग जगह ही नहीं करेंगे, खत्म है। स्वैपिंग करेंगे, जगह खत्म हो जाए तो स्वैपिंग इज अ टेक्निक। स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग क्या होती है कि किसी एक फ्रेम को एज ए विक्टिम फ्रेम चूज करो, ठीक है, वहां पे जो भी चीज लोड है उसको अनलोड करो और हार्ड डिस्क के ऊपर, और उस ये वाला फ्रेम फ्री करो और ये इसको एलोकेट कर दो, ठीक है। यस ये सर। कैसे करेंगे? ये विक्टिम फ्रेम कैसे चूज करेंगे? ये भी कोई एल्गोरिथम की बेस पे करेंगे कि ऐसा फ्रेम जो कि यूज ही नहीं हो रहा है, एमए रैम में आके बैठा हुआ है, ऐसे लोड करके बैठा हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? वो हम आगे जाके एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे। वो एल्गोरिथम जो है वो फीफो की बेस पे भी चलते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फ्रेम सबसे पहले एलोकेट किया था उसको सबसे पहले डी एलोकेट करो, ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये है कि लीस्ट रिसेंट यूज्ड, जो सबसे कम यूज हुआ है प्रीवियस हिस्ट्री में, जो सबसे कम यूज हुआ है उसकी बेस पे, तो हिस्ट्री साथ साथ मेंटेन कर रहे होंगे हम, ठीक है, उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रेम जो है उसको अनलोड करना है। अब फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी रैम फुल है, अभी इसकी बाद में बात करेंगे हम इंशाल्लाह, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दी कि पूरी की पूरी रैम फिल है, कोई एक विक्टिम फ्रेम चूज हो गया जो कि इस एल्गोरिथम ने हमने बताया कि फ्रेम नंबर 20 जो है उसको अनएलोकेट कर दें। हम फ्रेम नंबर 20 को अनएलोकेट कर दिया, यहाँ पे 0 मार्क कर दिया, इसको अनलोड कर दिया, इसको हमने एलोकेट करना है, तो क्या मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा? नो। मैंने 20 इसको एलोकेट कर दिया, ठीक हो गया सर। तो क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई फिर? ये फिर ऑफ 1 हो वन। गया, ये फिर यस 1 हो सर। गया। तो जो इसका मतलब है कि एक दफा जब रैम फुल हो जाएगी, सब 1 होंगे, तो किसी एक को 0 करेंगे, वो एलोकेट कर देंगे, फिर किसी एक को 0 करेंगे, उसको अनएलोकेट कर देंगे, फिर डी एलोकेट कर देंगे। तो वो एलोकेशन और डी एलोकेशन बिग ऑफ 1 में हो रही होगी। ओके ठीक हो गया सर। ओके, तो अब सर जी सर फिर अगर स्वैपिंग होती है तो फिर प्रोग्राम्स क्रैश क्यों करते हैं जब रैम फुल हो जाती है? प्रोग्राम कभी क्रैश नहीं करता जब रैम फुल होती है तो। सर क्रोम काफी दफा कर जाता है क्रैश अगर रैम फुल हो, ये काफी लो रैम पीसीज में कर जाते हैं क्रोम क्रैश अगर ज्यादा टैब्स खोले। हमेशा नहीं करता ना, वो क्यों करता है उसके ऊपर भी हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो क्रैश कर जाए, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम। ओके, तो जो इक्वल साइज की हमने चंक्स में डिवाइड किया रैम को, उसको हम फ्रेम कहेंगे, और इक्वल साइज की हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हमने डिवाइड किया, उसको हम पेज कहेंगे, नंबर ऑफ पेजेस। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं पेजिंग, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि उसको कौन सा फ्रेम एलोकेट करना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन डिटरमिन कि इस प्रोसेस के पेजेस कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रोसेस P1 है, इसका पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। इसी तरीके से एक और प्रोसेस है, प्रोसेस P2, इसका पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ठीक है, इसके 3 पेजेस हैं। आप मुझे ये बताएं कि रैम है, ठीक है, उसको हमने इक्वल साइज में डिवाइड किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, इसको हमने ये वाला पेज दे दिया, 0 यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने ये वाला पेज दे दिया, 1 को हमने ये वाला पेज दे दिया, 3 को हमने ये वाला फ्रेम दे दिया, सो ये फ्रेम है, ये 0 हमारा यहाँ पे लोड हो गया, ये 1 हमारा यहाँ पे लोड हो गया, और ये 2 हमारा यहाँ पे लोड हो गया। अब मुझे ये बताया कि इस प्रोसेस को कैसे पता चलेगा कि उसके फ्रेम्स कौन कौन से हैं फ्रॉम पेज के साइज से। इसका फ्रेम नंबर सपोज 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 फिर है, यहाँ 6 है, 7। सेगमेंटेशन काम आएगी, साथ सेगमेंटेशन काम आएगी, टेबल मेंटेन होगा कि इसका टेबल पेज कौन मेंटेन सा होगा, है। तो टेबल मेंटेन इसमें भी पर प्रोसेस जो है वो टेबल मेंटेन होगा, उस टेबल को कहेंगे पेज टेबल। तो हर प्रोसेस के लिए अपना एक पेज टेबल होगा। P1 की बात करें तो P1 का अपना पेज टेबल होगा। पेज कैसे कैसे मेंटेन होगा? इसका ये पेज नंबर 0 है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। इसका पेज नंबर 0 जो है वो कौन से फ्रेम पे लोड है, इसके 0 इंडेक्स पे जाएंगे, इसके 1 इंडेक्स पे जाएंगे, इसके 2 इंडेक्स पे जाएंगे, इसके 3 इंडेक्स पे जाएंगे। इस पेज टेबल के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी, ये बेसिकली 0 पेज लोड कहाँ पे है,
ये फ्रेम नंबर 1 में लोड है, ये फ्रेम नंबर्स हैं, ये फ्रेम नंबर्स हैं, ये पेज नंबर्स हैं। तो पेज टेबल जो प्रोसेस P1 है उसका जो पेज नंबर 0 है वो फ्रेम नंबर 1 के ऊपर लोड है, तो यहाँ पे 1 पड़ा होगा। ठीक है, इसका जो पेज नंबर 1 है वो बेसिकली फ्रेम नंबर 0 के ऊपर लोड है, तो यहाँ पे 0 पड़ा होगा। इसका जो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 जो है वो यहाँ पे लोड है फ्रेम नंबर 3 के ऊपर, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। इसका जो पेज नंबर 3 है वो फ्रेम नंबर 5 के ऊपर लोड है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेज टेबल 2 की, तो आपने मुझे इसकी एंट्रीज लिखवानी है। जितना इसके नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी पेज टेबल में। तो पेज टेबल फॉर P2 इसकी एंट्रीज जो है वो 3 ही होंगी, 0, 1 और 2। ओके, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। सर 4 आ जाएगा पहले, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 6 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, यहाँ और पे फिर 6 आ 7 आ जाएगा, जाएगा, 6 आ जाएगा सर, यहाँ पे 7 आ फिर एंड जाएगा। पे 7। तो इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस के लिए पेज टेबल बनाना पड़ेगा। तो पेज टेबल कहाँ पे सेव करेंगे? क्वेश्चन आ गया बड़ा है। फ्रेम पे सेव करेंगे, ये भी किसी फ्रेम में सेव करेंगे, ये भी किसी फ्रेम में सेव करेंगे। तो हर पेज टेबल को भी इटसेल्फ किसी फ्रेम में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएंगे तो ज्यादा रैम या मेमोरी नहीं खाएगा? एक क्या दोबारा क्वेश्चन करें? आपने कहना इसको हम एक पेज पे सेव करेंगे, तो मैं कह जब हम एक से दूसरे पेज की तरफ शिफ्ट करेंगे तो रैम या मेमोरी ज्यादा नहीं खाएगा? शिफ्ट करेंगे तो रैम ज्यादा कैसे खाएगा? रैम जो है वो इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक पेज एलोकेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये 2 फ्रेम जो है वो फ्री है, एक फ्रेम इसको एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेज टेबल जो है वो P1 का यहाँ पे लोड है। ठीक है, तो ये जो पेज टेबल है इटसेल्फ, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ज़हीन का वो क्वेश्चन याद आ गया कि अगर एक प्रोसेस है, हमने इसका साइज रखा हुआ है 1024 बाइट्स। ठीक है, ये जो फ्रेम नंबर हम यहाँ पे रख रहे हैं, फ्रेम नंबर, फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर की जो बाइट्स हैं वो है 4 बाइट्स। आप मुझे ये बताएं कि एक फ्रेम में, यानी कि एक फ्रेम में कितनी एंट्रीज हो सकती हैं पेज टेबल की, अगर हर एंट्री का साइज 4 बाइट्स हो? पर एंट्री सर 16 बाइट्स पर एंट्री 4 बाइट्स हैं, एक एंट्री जो है 4 बाइट्स ले रही है। टोटल जो फ्रेम का साइज है वो ये है 1024 बाइट्स, 256 1024 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 256 तो 256 आ जाएगा। इसको हम फ्रेम साइज को 4 बाइट से डिवाइड करेंगे तो 256 एंट्रीज हो सकती हैं। 256 एंट्रीज का मतलब क्या है? पेज टेबल में 256 एंट्रीज का क्या मतलब है? 256 पेजेस फ्रेम्स बनता है, हम लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। 256 पेजेस हैं एक्चुअली, 256 पेजेस हैं 0 से लेकर 255 तक, जो कि रैम में लोड होना चाहते हैं। अगर किसी प्रोसेस के 256 से ज्यादा पेजेस हैं, अगर एक प्रोसेस जो है, मुझे ये बताएं कि अगर एक प्रोसेस जो है वो 1 MB का हो, तो मुझे बताएं कि उसमें कितने पेजेस चाहिए होंगे 1 KB के? 1024। तो 1024 की एंट्री 256 में आ जाएगी? नो सर, हमें एक और बनाने का मल्टी लेवल वो होगा। तो कितने पेजेस चाहिए होंगे पेज टेबल के लिए? 256 मल्ट 4। 256 जो है वो उसके लिए एक पेज चाहिए। अगर हमने 1024 एंट्रीज करनी है तो बेसिकली इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 पेजेस, तो 4 पेजेस चाहिए हमें। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि P1 को कैसे पता चलेगा कि उसका पेज कहाँ पे लोड है? उसके लिए क्या होगा, एक पेज टेबल बेस रजिस्टर होगा। पेज टेबल बेस रजिस्टर बताएगा कि आपका पेज जो है जनाब वो फ्रेम नंबर 3 में लोड है, यहाँ पे 3 लिखा होगा। तो ये प्रोसेस P3 पे जाएगा, वहां पे पहले अपना पेज टेबल देखेगा, पेज टेबल में देखेगा अच्छा मैंने 0 पेज पे जाना है, तो 0 पेज मेरा किस फ्रेम में लोड है, वो बताएगा कि 0 इंडेक्स पे जाओ,
वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 इंडेक्स पे चले जाओ तो इसको यहाँ पे राउट कर देगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक पेज से मैंने एक एंट्री रीड करनी है तो मुझे कितनी दफा रैम को एक्सेस करना पड़ेगा? एक पेज से एक एंट्री आपने मतलब लेनी मैंने है। ये क्या मैंने यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, 0 पेज के ऊपर ए लिखा हुआ है, इसका 0 जो है ना यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो मैंने अगर ए को रीड करना है तो मुझे कितनी दफा रैम को रीड करना पड़ेगा? 1024 3 दफा। 2 दफा नहीं। सर अगर ये मैं पेज इसमें भी तो आ रहा है, सर 2 रजिस्टर में आ दफा रहा है, पहले पेज रजिस्टर में आएगा, दो दफा पहले टेबल में जाएगा, फिर 2 उधर दफा जाएगा। पहले वो कहेगा कि पेज टेबल जो है वो 3 है, तो पहले जो है ना वो इस रजिस्टर से 3 वैल्यू पकड़ेगा 2 दफा और 3 पे जाएगा, ये 3 है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली वो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले वो चेक करेगा कि उसका पेज टेबल, हाँ पहले वो पेज देखेगा, पेज टेबल देखेगा, तो 3 फ्रेम नंबर पे जाएगा, वहां पे उसको पेज टेबल मिल जाएगा, वहां पे वो देखेगा कि मैंने 0 पे जाना है, तो उस पेज टेबल को जब रीड करेगा तो वहां पे वो 0 के अगेंस्ट उसको 1 मिलेगा, तो वो 1 पे चला जाएगा और वहां से ए रीड कर लेगा। तो एक्चुअली में हमने एक दफा ये वाला फ्रेम नंबर 1 रीड किया और एक दफा हमने फ्रेम नंबर 3 रीड किया, तो ये किसमें पड़े हुए हैं फ्रेम्स? रैम में, तो हमें 2 दफा रैम जो है वो रैम को रीड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पेजिंग जो है वो पहले भी सिंगल लेवल पेजिंग पे रहते हैं, आप अज्यूम करें कि हर प्रोसेस के लिए एक ही फ्रेम रिक्वायर्ड है पेज टेबल के लिए, तो उसके लिए बड़ा आसान है कि आप इस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट पेजिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी इसमें पेजिंग में? एक्सटर्नल बड़ा मुश्किल। फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती क्या है? सर वो मेमोरी होगी तो कॉन्टिगस ना हो। सर वो जो आपका कोड है वो डिफरेंट चंक्स में चाहिए, वो जो प्रोसेस। मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसा फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 है, P2 है, इसको कुछ फ्रेम्स चाहिए, 3 फ्रेम्स चाहिए, इसको 2 फ्रेम्स चाहिए, 3 फ्रेम्स चाहिए, कुछ फ्रेम इसको एलोकेट हो जाएंगे, कुछ फ्रेम्स इसको एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। क्या कोई ऐसी रैम होगी जो कि अवेलेबल भी हो और एलोकेट भी ना की जा सके? अनएबल टू एलोकेट होगी कोई ऐसी? नो ऐसी सर, कोई ऐसा कोई क्यों? क्योंकि नो सारे सर। के सारे जो फ्रेम्स हैं वो फिक्स साइज के हैं, तो अगर इसको फॉर एग्जांपल 4 KB चाहिए, ठीक है, या 5 KB चाहिए, इसको अगर 5 KB चाहिए, ठीक है, तो इसको हम 5 फ्रेम्स, अगर हमारे पास 5 फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो 3 फ्रेम है, तो 3 तो हम इसको एलोकेट करेंगे ना, 3 तो हम इसको एलोकेट करेंगे। ये नहीं है कि अगर हमारे पास रैम कम है तो हम इसको एलोकेट नहीं कर सकते, हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। अगर 3 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, 3 KB मेमोरी अवेलेबल है, एक फ्रेम ये फ्री है, एक ये फ्री है, एक ये फ्री है, तो हम ये 3 तो इसको एलोकेट करेंगे ना, तो हमारी कोई रैम ऐसी नहीं होगी जो कि अनएबल टू एलोकेट होगी, तो इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। इसमें एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप विद इन फ्रेम जो है वो कुछ मेमोरी लॉस हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है सर। मेमोरी किस तरह अगर लॉस होगी? अगर मैं कहता हूं कि एक प्रोसेस है, उसको 4 बाइट्स चाहिए, एक प्रोसेस को, उसको आधा फ्रेम एलोकेट करेंगे यस सर, 4 बाइट्स को? नहीं यार, उसको पूरा का पूरा फ्रेम ही एलोकेट यस करना सर। पड़ेगा। दिस इज द बेसिक यूनिट टू स्टोर डेटा। उसको एक फ्रेम यस सर, कम से कम एक फ्रेम देना पड़ेगा, तो एक फ्रेम का साइज क्या है? 1 KB। 1 KB, उसको चाहिए कितनी थी? 4 बाइट्स, 4 बाइट्स। उसको दी कितनी है? 1024 बाइट्स। 1 KB। तो कितनी बाइट्स जाया हुई? 1020 1020 बाइट्स जाया हो गई। उसने सिर्फ ये वाली यूज की 4 बाइट्स, बाकी सारा का सारा फ्रेम जो है वो फ्री पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर प्रोसेस जो है, अगर मेरे पास 100 प्रोसेस चल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इन वर्स्ट केस कितनी मेमोरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेस्ट हो सकती है? जो इसका आंसर देगा उसको मैं एक नंबर दूंगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई हैव 100 प्रोसेस, मेरे पास 100 प्रोसेस हैं, ठीक है। इन वर्स्ट केस
कितनी मेमोरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेस्ट हो सकती है अगर फ्रेम साइज जो है 1023 multiplied by 100 1023 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जाइम को मैंने एक नंबर दे दिया। ओके ये बता दो जरा 1024 मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे है बच्चों को, ताकि पता चल जाए। सर एक बाइट में 1024 होते हैं सर मल्टीप्लाई एक 100 हो जाए। प्रोसेस में मैक्सिमम एक खा सके, एक बाइट अगर वो मांग रहा होगा तो हाँ बाकी तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ तो 100 ही रहे ना, तो वो हाँ 1024 माइनस 1 जो एक वो मांग रहा था तो 1023 into 100 होंगे जो वर्स्ट केस होगा। तो हर एक प्रोसेस को एटलीस्ट एक पेज तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है, एक फ्रेम तो देना पड़ेगा। तो अगर हमने इसको एक फ्रेम दिया, ठीक है, और हर प्रोसेस को एक एक बाइट चाहिए, ठीक है, तो वो इतनी बाकी 1023 जो बाइट्स हैं वो तो जाया करेगा। तो इसका मतलब है कि 1024 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितनी जो हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो जी ये है वो मैक्सिमम मेमोरी वेस्टेज जो कि हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 GB रैम है, ठीक है, और हमारे पास 100 प्रोसेस चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम जो मेमोरी कंज्यूम हो सकती है, जो वेस्ट हो सकती है, वो इतनी है, ठीक है। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये इसको हम 1 KB ही ले लेते हैं, तो 100 KB, तो 100 KB जो है वो वेस्ट हो रही है और 4 GB अवेलेबल है। तो इसकी आप रेशो निकाल सकते हैं, तो ये 1% भी नहीं आएगी। तो 1% मेमोरी जो है ना हमारी वेस्ट हो रही होगी, बाकी सारी की सारी रैम जो है वो कंज्यूम हो रही होगी। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पेजिंग, ठीक है। तो पेजिंग का ये एडवांटेज है, ठीक सर है। दोबारा समझा दें प्लीज। दोबारा से समझा देते हैं कि हमारे पास टोटल 4 GB रैम है और अगर हमारे पास 100 प्रोसेस चल रहे हैं सिस्टम में, तो एक प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम अगर पेज साइज जो है वो 1024 है, ये फ्रेम साइज मैक्सिमम जो है वो 1024 है बाइट्स, तो 1023 बाइट्स जो है ये वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर 100 प्रोसेस जो है होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक प्रोसेस इतनी बाइट्स वेस्ट कर सकता है तो 100 इतनी वेस्ट करेगा। इसको हम फॉर द सेक ऑफ 1024 ही ले लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी विच इज इक्वल टू 1 KB। तो ये 1 KB के इक्वल है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 KB हमारे पास वेस्ट हो रही होगी मेमोरी। अब 100 KB को अगर आप एनालाइज करें 4 GB के साथ, 4 GB के साथ, तो 4 GB जो है वो होती है 2^32 और 100 KB कितना होता है, ऑलमोस्ट कह लें कि 2^7 होगा, ठीक है, और ये 2^10 होगा, तो ये 2^17 होगा, ठीक है। तो 2^17 जो है ये कंज्यूम, ये वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो 4 GB को आप इसका ये परसेंटेज ले लें, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा परसेंटेज में कि इसका जो है वो कितने % हम वेस्ट कर रहे हैं मेमोरी को, ठीक है। मतलब अगर 1 GB में से 1 GB को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1000 से, 1000 MB से, तो वो 1 GB के इक्वल होता है। मतलब अगर आप 1 MB आप वेस्ट करते हैं 1 GB का, तो वो 1% बनता है, ठीक है। तो हम तो 1 MB भी नहीं कर रहे, हम तो 100 KB कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी अगर 4 GB की बात करें, टोटल रैम जो है 4 GB और उसमें से 1 MB जो है वो वेस्ट होता है, तो उसका मतलब ये है 0.25%, ठीक है। तो ये जो है ये इसका 1% भी नहीं बनता। ओके, समझ आ गई आपको? जी सर, थैंक यू। ओके, सो इसका मतलब ये है कि पेजिंग हमें ये बेनिफिट दे रहा है कि हमारी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो तो बिल्कुल ही खत्म, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मतलब कंटिगुअस पे अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें, कंटिगुअस, सेगमेंटेशन, पेजिंग, इसका एडवांटेज ये है कि ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हम इस कंटिगुअस से हम इधर मूव क्यों किए थे, इसका आंसर क्या है? कंटिगुअस से इधर मूव क्यों किए थे?
ताकि हमारे पास मेमोरी ना लॉस हो। एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉन फ्रेगमेंटेशन की वजह कॉन्टिगस से, मेमोरी को यूज करने के लिए। तो एक्सटर्नल नॉन कॉन्टिगस हाँ वो उसकी रीजन ये है नॉन कंटिगुअस फेस वजह से आए थे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही थी कि हमारे पास मेमोरी अवेलेबल होती थी लेकिन वो चंक्स में नहीं कंटिगुअस नहीं होती थी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें कंपैक्शन करनी पड़ती थी। कंपैक्शन इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन। तो हम हर जब भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही होगी तो हमें कंपैक्शन करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव टास्क है जिससे हमारा सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा। तो हम इस वजह से हमें सेगमेंटेशन के ऊपर मूव हो गए। सेगमेंटेशन के ऊपर हमने कहा कि हम अपने प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। इस 0 टू लेकर हम 100 सेगमेंट्स तक भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए कहा कि हम जो है वो इस तरह से सेगमेंटेशन करेंगे। लेकिन सेगमेंटेशन में स्टिल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब वो चंक्स जो हैं वो बेसिकली छोटे छोटे हो जाते हैं और भी छोटे हो जाते हैं, तो उसमें बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और वर्स्ट जो फर्स्ट फिट है उसको भी अगर हम कंसीडर करें तो उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होती है। जब भी हमने एक न्यू चंक एलोकेट करना है मेमोरी का, होल नए सेगमेंट को हमने एलोकेट करना है, तो उसमें हमें वो एल्गोरिथम जो है जब हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होती है। तो हम सेगमेंटेशन से हम पेजिंग के ऊपर आ जाते हैं। पेजिंग का एडवांटेज ये है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ना होने के बराबर है, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है बिल्कुल थोड़ी सी। तो पेजिंग जो है उसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये मेमोरी होता है लॉस, इंटरनल मेमोरी लॉस। फ्रेगमेंटेशन होगी पर इसके अंदर भी मेमोरी कि लॉस होती है। वो तो बहुत सी विद इन मिनिमल है फ्रेम ना। जो है मेमोरी लॉस होगी। मेमोरी लॉस कैसे हो रही है? इंटरनल बताएंगे? फ्रेगमेंटेशन की वजह से। नहीं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत कम है, वो मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया कि इट इज लेस देन 0.2%, मतलब 1% भी नहीं है वो, 1% का। बल्कि समझ लें कि अगर 400 हमारे पास बाइट्स हैं तो एक बाइट जो है वो लॉस हो रही है, तो विच इज नॉट अ बिग डील, कुछ भी नहीं है ये। मेमोरी लॉस किस सेंस में हो रही है? सर अगर हमारे पास 1 KB का फ्रेम है तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 GB का प्रोसेसर आ गया तो 1024 फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, एलोकेट करने पड़ेंगे, और इसको रखने के लिए उतने ही हमें वो चाहिए, रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर चाहिए? रजिस्टर में तो हमने रख नहीं रहा कुछ भी। उतना वो चाहिए ना, पेज टेबल चाहिए, उतना वो चाहिए ना, पेज टेबल एंट्रीज, पेज टेबल सर जो एंट्रीज उतनी चाहिए। ये जो पेज टेबल्स बन रही होंगी तो ये भी एडिशनल मेमोरी में है ना? एग्जैक्टली तो ये असल में जो मेमोरी लॉस हो रहा है वो पेज टेबल्स की वजह से हो रहा है। पेज टेबल्स का मतलब क्या है कि अगर 100 हमारे पास प्रोसेस चल रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 100 पेज टेबल्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब 100 फ्रेम्स जो हैं वो हमें देने पड़ेंगे सिर्फ पेज टेबल्स के लिए। पेज टेबल इटसेल्फ हमारे प्रोसेस को लोड या अनलोड नहीं कर रहे, वो बेसिकली ये जो फ्रेम्स हैं 100 फ्रेम्स हैं ये बेसिकली हमारे यूजफुलनेस नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर 1 KB का हमारे पास एक फ्रेम है तो अगर हमारे पास 100 प्रोसेस हैं तो हमें 100 फ्रेम्स एलोकेट करने पड़ेंगे 1 KB के, जो कि पेज टेबल्स के लिए एलोकेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 KB, तो 100 KB जो है वो बेसिकली इसके लिए करना पड़ेगा। अगर एक फ्रेम का जो साइज है वो 1 KB है तो 100 फ्रेम्स तो इसके लिए करने पड़ेंगे। ये तो मिनिमल सी चीज। अभी जो जाइम ने जो आंसर रेज किया उसकी बात करते हैं कि अगर एक प्रोसेस जो है वो है 1 GB का, तो आप मुझे ये बताएं कि फ्रेम साइज है हमारे पास 1024 बाइट्स। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी एंट्री जो है, एंट्री साइज जो है वो, हर एंट्री साइज जो है एक पेज टेबल की एंट्री वो 4 बाइट्स की है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक अगर पेज टेबल एक फ्रेम जो यूज कर रहे हैं पेज टेबल के लिए उसमें एंट्रीज कितनी हो सकती हैं? उसमें 256 एंट्रीज हो सकती हैं। इसको इसके डिवाइड करें तो 256 एंट्रीज हो सकती हैं। मुझे ये बताएं कि अगर 1 GB का प्रोसेस है उसके लिए पेज टेबल के लिए कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे? दिस इज द क्वेश्चन फॉर पेज टेबल। हाउ मेनी फ्रेम्स आर रिक्वायर्ड? 256 multiplied by 1024 multiplied by 4, 256 मल्टीप्लाई बाय 1024 ये एक KB में इतने आ गए, फिर मल्टीप्लाई बाय 1024। नहीं, इस तरह से ना करें आप ये देखें कि आप इसके लिए आप एक जो फ्रेम है उसमें इतनी एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने एक निकाल लिया कि एक फ्रेम में इतनी एंट्रीज हो सकती हैं।
अब आप देखें कि इसके लिए एंट्रीज कितनी चाहिए। जब इसके लिए एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज आप निकाल लेंगे तो उसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स आ जाएंगे। तो इसके लिए एंट्रीज कितनी चाहिए? इसके लिए एंट्रीज चाहिए हमें 1 GB डिवाइडेड बाय 1024। तो ये है 2 रेस्ट पर, ये है 2 रेस्ट पर 30 और ये है 2 रेस्ट पर 10 विच इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर 20। 2 रेस्ट पर 20 का मतलब ये है 1 मिलियन 1 MB। 1 MB जो है इतनी एंट्रीज हमें चाहिए, ठीक है, इतनी एंट्रीज चाहिए, लेकिन एक फ्रेम में इतनी एंट्रीज हो सकती हैं। तो 256 से इसको डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर 8, 2 रेस्ट पर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पर 8। तो ये है नंबर ऑफ फ्रेम्स। 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर 12 विच इज इक्वल टू 4401024। तो ये बेसिकली किसके आंसर आएगा? 1096 फ्रेम्स। तो इतने फ्रेम्स चाहिए। अगर 1 GB का प्रोसेस है तो इतने फ्रेम्स हमें चाहिए 14096। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 प्रोसेसेस हैं 1 GB के, 10 प्रोसेस हैं, तो एक प्रोसेस के लिए इतने फ्रेम्स चाहिए सिर्फ पेज टेबल के लिए 4096 फ्रेम्स चाहिए। 4096 फ्रेम्स एक प्रोसेस के लिए चाहिए। तो 10 प्रोसेस के लिए कितने चाहिए? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40960 फ्रेम्स, इतने फ्रेम्स जो हैं वो सिर्फ पेज टेबल के लिए चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि अगर इतने फ्रेम्स हमें पेज टेबल के लिए चाहिए तो टोटल रैम कितनी होगी, और उसमें से इतने फ्रेम्स जो हैं तो सिर्फ पेज टेबल्स के लिए चाहिए। सर तो मिनिमम 16 GB रैम। 16 GB रैम के साथ आप इसको कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से रैम कंज्यूम कितनी हो रही है। अगर 16 GB रैम की बात करें, ठीक है, तो ये 14096 फ्रेम्स, एक फ्रेम का साइज है 1024, ठीक है। ये 2 रेस्ट पर कितने हैं? ये 2 रेस्ट पर 12 है। ये 2 रेस्ट पर कितने हैं? ये 2 रेस्ट पर 10 है। 2 रेस्ट पर 22, 2 रेस्ट पर 22 का मतलब ये है 4 MB। 4 MB मेमोरी जो है वो एक प्रोसेस के पेज टेबल को सेव करने के लिए चाहिए। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 MB, 40 MB, 40 MB की जो रैम है वो 10 प्रोसेस को सेव करने के लिए, उनके पेज टेबल को सेव करने के लिए जरूर चाहिए। तो अगर 16 GB रैम है, 16 GB में से 40 MB तो इसने ले लिया, ठीक है। तो आप इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी अब आप इसको साथ कंपेयर करें तो सेगमेंटेशन से और जो कंटिग्यूअस मेमोरी उसमें तो बिल्कुल भी ये तो जीरो मेमोरी इसमें कंज्यूम होती है फॉर पेज टेबल। कंटिग्यूअस मेमोरी में तो होता ही नहीं है, और उसमें सिंपल हम बेस रजिस्टर में हम उसका एड्रेस रख लेते हैं और लिमिटेड रजिस्टर में उसका साइज रख लेते हैं, तो उसमें तो हमारी मेमोरी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होती। और सेगमेंटेशन में बहुत माइनर सी मेमोरी कंज्यूम होती है, क्योंकि सेगमेंट्स कितने होंगे? 10 होंगे, 15 होंगे, 100 होंगे। तो 100 एंट्रीज अगर हमने करनी है तो 100 एंट्रीज को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 400 बाइट्स सिर्फ उसके लिए चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी, अगर मैं इसको ऑन एवरेज लूँ कि 100 MB मेमोरी चाहिए सिर्फ पेज टेबल्स के लिए, ठीक है। तो ये वो मेमोरी है। अभी ये इतने फ्रेम जो हैं ये बेसिकली हमें चाहिए सिर्फ पेज टेबल्स को एलोकेट करने के लिए। अब अगर हमारे पास 1 लेवल पेजिंग हो रही है, ये अभी अब जो हम बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक पेज चाहिए तो 1 लेवल पेजिंग होगी। अगर एक से ज्यादा पेजेस चाहिए, फ्रेम्स चाहिए पेज टेबल्स के लिए, तो ऑब्वियसली 2 लेवल पेजिंग करनी पड़ेगी। तो 2 लेवल पेजिंग में मुझे बताएं कि कितनी दफा रैम को एक्सेस करना पड़ेगा? इसका आंसर क्या है? सर 2 लेवल में 3 दफा। उसमें 3 दफा मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रेम है, हाँ ये एक फ्रेम है, पहले इसमें जाना पड़ेगा बेस टेबल रजिस्टर के पास। बेस टेबल रजिस्टर के पास इसका एड्रेस होगा, इस पेज का, इस फ्रेम का, ठीक है। और फ्रेम 1 का, ये फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 3 है। तो इसके पास इसका एड्रेस होगा। यहाँ पे जो फ्रेम नंबर पड़ा होगा वहाँ पे हमारा डेटा होगा एक्चुअल में। तो एक दफा ये वाला फ्रेम को रीड करने के लिए रैम एक्सेस करनी पड़ेगी, फिर ये वाला फ्रेम को एक्सेस करने के लिए रैम एक्सेस करनी पड़ेगी, फिर डेटा को एक्सेस करने के लिए रैम एक्सेस करनी पड़ेगी। तो 3 दफा मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये मैंने वैसे क्विकली आपको ये ब्रीफली ओवरव्यू दे दिया। इतना अच्छा वैसे मैंने लेक्चर आपको दिया नहीं है कभी, या कभी मैंने पहले पढ़ाया नहीं है जितना मैंने आज पढ़ाया, ठीक है। और अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एड्रेस ट्रांसलेशन, कि किस तरह से हम CPU जो एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस, उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
आप जितना ज़्यादा, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी बेस कन्वर्जन्स के ऊपर, ठीक है, उतना ज़्यादा आप अच्छे से उसको आप जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पी और डी में पी बिट्स जो हैं वो पेज नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी और डी बिट्स जो हैं वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेंगी। ऑफसेट का मतलब है कि विद इन पेज आपने, अब जिस तरह से एक घर होता है ना, घर का एक एड्रेस होता है, वो समझे पेज एड्रेस है। तो घर नंबर है 5 नंबर घर में चले गए। अब घर के अंदर कौन से रूम में जाना है, ये रूम नंबर है फॉर एग्जांपल। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली इस तरह से आएगा, किस पेज पे जाना है, वो पेज टेबल में उस इंडेक्स पे जाएंगे और वहाँ पे फ्रेम नंबर पड़ा होगा जो वैल्यू में पड़ी होगी, तो उस फ्रेम पे जाएंगे और जो पेज नंबर का जो ऑफसेट होगा वही फ्रेम का ऑफसेट होगा, क्योंकि दोनों के साइजेस सेम है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम उस फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे। तो ये है सिंगल लेवल या पेजिंग, ठीक है। तो ये अगर आपके पास जो प्रोसेस है उसका पूरा का पूरा जो एंट्रीज हैं वो एक ही पेज में आती हैं, तो हम बेसिकली उसको इसके लिए एक ही पेज टेबल काफ़ी होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टाइम इज़ ओवर नो। सिंपल सी मैं एग्जांपल ये आपको बता दूं। ये है जी पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 लॉजिकल मेमोरी है, ठीक है। ये पेज टेबल है। 0 पेज नंबर जो है ये 0 इंडेक्स पे जाएंगे, वो फ्रेम नंबर 1 पे स्टोर है। तो फ्रेम नंबर 1 पे देखें तो वहाँ पे पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है। अगर पेज नंबर 2 की बात करें तो पेज नंबर 2 इंडेक्स पे जाएंगे पेज टेबल के और वहाँ पे 3 पड़ा हुआ है। 3 पे जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर 2 आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली पेज टेबल मेंटेन कर रहे हैं हम और सिंपल रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कौन सा फ्रेम जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ये हम बिट वेक्टर से रखते हैं। तो ये बाद में डिस्कशन होगी कि जब रैम फुल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, लेकिन अभी जो पेजिंग की टेक्निक है वो समझने की ज़रूरत है, तो पेजिंग होती कैसे है, ठीक है। सो ये आप इसकी एग्जांपल जो है वो देख के आइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ जाएगी पहले तो आपको ज़्यादा इजीली इसको समझने के इंशाल्लाह लिए। सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मैंने प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया है। तो सर जी सर एक दफा प्रोजेक्ट बताते हैं करना सर क्या एक बार प्रोजेक्ट बता देंगे। स्टार्ट करते वो इंटरनेट का इशू आ रहा था तो समझ नहीं आई। वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, अभी 5 मिनट में अपलोड कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। सर ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे सर अपलोड होती है कि अटेंडेंस उधर एलएमएस पे? मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आपको लिंक एलएमएस के ऊपर जो है ना वो कर देता हूँ, उधर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप ठीक है वहाँ सर। से उसका लिंक जो है वो ले सकते हैं। सर वैसे अटेंडेंस अटेंडेंस हो गई है, समझे, ठीक है। सर थैंक यू मेरी सर। सर मेरी हाँ उसामा, आपकी एब्सेंट लगेगी क्योंकि आप जो है ना वो क्लास में नहीं थे। सर मेरी मैं भी नहीं सारे लगी। लेक्चर में सुनता रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ और रास्ते में उस नेट का इशू है। बस सर देख लो ना। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। सर सर इंटरनेट ऐसे तो ना डिस्टर्ब हो करें, रहा पूरा था, बार बार लेक्चर कह लिए रही अटेंडेंस अब लगा आप कह दें। रहे हैं अटेंडेंस नहीं लगेगी। सर ने ली नहीं है सर भाई। ये सोए हुए हैं सारे। सर हाँ ऐसे जी। ना कह रहे, मैं रिश्ते में आपको वीडियो कॉल करके दिखा देता हूँ। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं लगेगी। सर मैंने इंटरनेट तो बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था, मैं अटेंडेंस लगा दें काइंडली। मैंने अटेंडेंस ली नहीं है राना साहब। सर ये इधर से पता लग रहा है। सर यहाँ से पता लग गया कितना जी सर। ये टेंशन दे रहे हैं सर ये लेक्चर सारे में। सोए हाँ पड़े हैं। मैं वो सिर्फ स्टार्ट वाले 10 मिनट लेट हुआ, उसके बाद तो मुझे भी पता अब है आपने नहीं ली है। मैं क्या 5 से कल 10 4 मिनट मिनट हो जब गए। अटेंडेंस होती नहीं है। पहले 5 मिनट कह रहा था, अब ये 10 मिनट हो गए हैं इसके, फिर ऐसे ऐसे 15 मिनट हो जाते हैं इसके। सर नहीं आहिस्ता सर, आहिस्ता वो बढ़ेंगे आप 5-10 जाने मिनट से। आपको कहूंगा तो यानी आप वाकई नहीं अटेंडेंस तो मैं तो किसी को भी शॉर्ट अटेंडेंस नहीं करता, तो फिर अटेंडेंस की आपको इशू क्यों पड़ रहा है इतना। मैं तो किसी को शॉर्ट अटेंडेंस नहीं करता। सर फिर ठीक है, थैंक यू। ओके अच्छा, ये नहीं बताते कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपसे बाद में पूछ दूंगा, सर जी मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे कभी भी पूरे सेमेस्टर हो गया मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। विद इन जो लेक्चर है क्वेश्चन करते रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन ये नहीं कभी कोई ईमेल आई हो सर आपने ये समझाया था मुझे समझ नहीं आई, मुझे थोड़ा टाइम दे दें, इस तरह का कोई अभी तक बच्चा एक भी नहीं आया। तो अटेंडेंस के सर लिए अगर लेक्चर के अटेंडेंस अंदर ही मैं तो अपने डाउट्स क्लियर कर हाँ लेता हूँ। सर हाँ अब तो से अगर आपको ईमेल जाया नहीं करेंगी। मैं जनरल मैंने वैसी बात पढ़ना कर रहा शुरू हूँ। कर दिया है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क होती ना तो मुझे ईमेल भी करता है कि उसकी अटेंडेंस नहीं लगी सर जी, अटेंडेंस लगा दें, पता नहीं क्या हो जाएगा अटेंडेंस ना लगी तो असल जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो तो स्टडी है। तो ये अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका आधा पेपर हो जाएगा। पेजिंग में से आधा पेपर आना है, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पेजिंग पढ़ने स्टार्ट कर दे, ठीक हो गया सर। 50% उसका पेपर आराम से हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। ठीक तो हो गया सर फिर। जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं आइडिया हुआ तो फिर मैं आपको मुझे
दोबारा से नेक्स्ट क्लास में भी आपको रिवाइज करवा देंगे। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, सर, थैंक एक यू सो और मच चीज फॉर मैंने जॉइनिंग द बात क्लास। सर करनी थी फाइनल आपसे। का कुछ बताया, यूनिवर्सिटी में किधर होंगे? फाइनल हो जाएंगे, बस तैयारी करें आप, फाइनल हो सर जाएंगे। मैंने एक और चीज बात करनी थी। जी अभी तक हम लोगों ने लैब में थ्रेडिंग भी नहीं पढ़ी, हम लोगों ने फीफो इम्प्लीमेंट किया सिर्फ, और हमारी ऑलमोस्ट 7 लैब्स मिस हुई हैं। जिस तरह अभी ये पिछले दिनों 25 की छुट्टी आ गई फ्राइडे की, वो गई। उससे पहले सर ने एक छुट्टी कर ली, वो भी गई। उससे पहले फिर हमारी कन्वर्सेशन आ गई, कन्वोकेशन आ गई थी, वो भी गई। उससे पहले फिर हमारी 2 छुट्टियां थी। इसी तरह तो हमारी 6 से आप 7 इस लैब्स मिस आप हुई ऐसे हैं। करें ना, आप ऐसे फिर करें ना सर कि आप 25 सर को, दिसंबर की आप अब ऐसे सर को कहेंगे सर प्लीज मुझे हमें थ्रेडिंग करवा दें, तो थ्रेडिंग कर लेंगे ना। उसके बाद इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, लैब में कुछ करने के लिए नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्रेडिंग जो है वो बस वही कर लें तो काफ़ी है। ठीक है, तो आप ठीक है सर। सर को कहेंगे सर हमें ना प्रोजेक्ट मिला है थ्रेडिंग के हवाले से, तो काइंडली हमें थ्रेड की ना एक जो है ना करवा दें लैब। और ठीक है, तो प्रोजेक्ट सर आप कितनी देर तक सबमिट करवाना है? 25 जन 25 दिन ठीक है है आपके सर, पास। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है सही सर। है। ठीक है सर, थैंक सर ये फाइनल्स कब से स्टार्ट नहीं पता है सर कुछ? 25 जन सर ये फाइनल फिजिकल है ऑनलाइन है? जैसे भी हो जाएंगे। सर ठीक समझ होगा आ रही सर। है ऑनलाइन है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर थोड़ा सा ओके रहम करना सर। ओके ओके, सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। आप लोग भी ठीक है अपने ऊपर सर। पढ़ के थोड़ा सा रहम कर लें आप। सर इंशाल्लाह पढ़ना सर, शुरू कर दिया आप? ओके, अल्लाह सर हाफिज। बस आप दुआ किया करें, इंशाल्लाह अच्छा बने।